अब हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ जान लेते हैं। कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा आज, लेकिन आज की क्लास में ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो नेक्स्ट वाली क्लास में इसके सारे एप्लीकेशन भी हो जाएंगे, ये कंफर्म है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ, अब इसको अगर जानना है तो सबसे पहले आप इससे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लो। इसको पढ़ते हैं क्लोज इंटीग्रल। क्लोज इंटीग्रल, अगर क्लोज इंटीग्रल है और यहां पे लिखा है डीएस, डीएस मतलब छोटा सा सरफेस, छोटा सा लेंथ कहलाता है लेंथ एलिमेंट, और छोटा सा सरफेस कहलाता है एरिया एलिमेंट, एरिया एलिमेंट। तो अब इसको पढ़ेंगे, इसी इंटीग्रल को पढ़ते हैं क्लोज इंटीग्रल। उसके अंदर अगर छोटा सा सरफेस दिखाई दे गया तो अब पढ़ते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल। और अगर इसी इंटीग्रेशन के अंदर छोटी सी लेंथ दिखाई दे जाए, डीएल है छोटा सा लेंथ एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट, तो इसको पढ़ते हैं क्लोज लेंथ इंटीग्रल, लेंथ इंटीग्रल। इसका नाम वैसे है फेमस वाला लाइन इंटीग्रेशन। तो जब आपको ये दिखाई दे, ये सुनाई पड़े लाइन इंटीग्रेशन, तो समझ लेना कि इंटीग्रेशन के अंदर छोटी सी लेंथ होगी। क्लोज का साइन लगा हुआ है और यहां पर भी क्लोज का साइन लगा हुआ है, तो जो लेंथ होगी ना वो क्लोज होनी चाहिए। जैसे ये देखिए, ये लेंथ है, ये नहीं चलेगा, ये साइन लगा हुआ है क्लोज का, तो जो सरफेसेस होंगी वो भी कैसी होंगी, क्लोज, और जो लेंथ, जो लूप्स होंगे या जो लेंथ होंगी वो भी कैसे होंगी, क्लोज। अब हमने एक लेंथ बनाई है, ये लेंथ है, तो ये पूरी की पूरी लेंथ है, ये क्लोज है। तो आपको एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि इंटीग्रेशन के इस साइन को बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल। ये क्लोज बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, मतलब कुछ इस तरीके का मामला है कि तुमने अगर कहीं से स्टार्ट किया तो घूम के फिर वहीं पर आ जाओगे, ये मतलब है। तो अगर कोई सरफेस है तो सरफेस शुड बी क्लोज, अगर कोई आपका लेंथ है तो लेंथ शुड बी क्लोज। तो क्लोज लेंथ में कौन कौन आता है? अगर कोई कॉइल होगा तो क्लोज लेंथ है, अगर कोई लूप होगा तो क्लोज लेंथ है। अब रेगुलर है या इरेगुलर है डजंट मैटर। यहाँ का जो ये हमने लूप बनाया है ये इरेगुलर टाइप बनाया है। सर्कुलर बना सकते थे आप, जो है रेक्टेंगुलर बना सकते थे, हमने इरेगुलर टाइप बनाया। एक तो एम्पियर सर्किटल लॉ में आपको ये बात पता होनी चाहिए। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया एलिमेंट और जो लेंथ एलिमेंट है ये कंसीडर्ड वेक्टर थे, यानी जो एरिया है और जो लेंथ है ये कंसीडर्ड वेक्टर हैं, बोथ आर कंसीडर्ड वेक्टर, माने हुए वेक्टर थे। एक्सपर्ट्स ने ये पाया कि अगर हम लोग लंबाई को और एरिया को वेक्टर बना लें तो जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसान हो जाती है। और कई बार मैंने बताया है कि एरिया को वेक्टर बना लेना और लंबाई को वेक्टर बना लेना ये आदत किसकी थी? स्ट्रोक की। जैसे एरिया कोई वेक्टर होता नहीं है, लेकिन गॉस लॉ पढ़ने के लिए, उसको आसानी से समझने के लिए वहाँ एरिया को वेक्टर बनाया गया। तो जो एरिया नाम का वेक्टर है उसकी कुछ खास बातें थी, जैसे एरिया वेक्टर जो होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, एक खास बात इसकी ये है। और दूसरा, एरिया वेक्टर का जो मॉडुलस होता है, मॉडुलस वो बराबर होता है एरिया वैल्यू, एरिया वैल्यू। जैसे अगर मैं अपने इस वाइट बोर्ड पर एरिया वेक्टर बना दूं, ये वाइट बोर्ड है और इस पर मैंने एरिया वेक्टर बना लिया, तो ये एरिया वेक्टर बनाया वाइट बोर्ड पर, ये एरिया वेक्टर। तो पहली बात जो हमें सीखने को मिली है, कंसीडर था, जिसने इसको कंसीडर किया उसने बताया कि एरिया वेक्टर सरफेस से 90 डिग्री पर हो। हाँ है 90 डिग्री पर, और इस एरिया वेक्टर का मॉडुलस कितना होगा? तो एरिया वेक्टर का मॉडुलस
उस एरिया की वैल्यू के बराबर होगा जिस पर उसको बनाया गया है। यानी कि अगर ये एरिया वेक्टर है तो इस एरिया वेक्टर का मॉड कितना होगा, बोर्ड के एरिया के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर जो लेंथ है, ये जो लेंथ वेक्टर है ये भी कंसीडर्ड होता है यार, लेंथ वेक्टर। तो अब लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन क्या थी, तो लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन, एम्पियर का सर्किटल लॉ पढ़ते समय बात कर रहा हूं केवल, इसके पहले जो बीओ सावर्स ने लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन ली थी उनका अलग अंदाज था। उन्होंने कहा कि लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन वही ले लो जो करंट की है, जो करंट फ्लो की डायरेक्शन है वही क्या ली जानी चाहिए, लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन। एम्पियर सर्किटल लॉ में लेंथ वेक्टर की जो डायरेक्शन है, तो लेंथ वेक्टर डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग सेंस ऑफ रोटेशन। अब जैसे ये टेढ़ा मेढ़ा लूप हमने बना रखा है बोर्ड पर, और इसमें मैंने एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट काट लिया, ये छोटा सा लेंथ एलिमेंट काटा डीएल लेंथ का, नाम दिया ए बी। अब अगर आप में से कुछ लोग इसमें ऐसे मूव करोगे यानी कि क्लॉकवाइज, तो जो लोग क्लॉकवाइज जाएंगे उनके लिए लेंथ एलिमेंट वेक्टर ये हो गया ए से बी, और जो लोग एंटी यानी क्लॉकवाइज में चलेंगे उनके लिए क्या हो जाएगा, बी से। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में जो लेंथ वेक्टर है वो किसी भी क्लोज लूप में आपके मूवमेंट पे डिपेंड करेगा। आप अगर एंटी क्लॉक में जा रहे हो तो सारे लेंथ वेक्टर कैसे होंगे, एंटी क्लॉक में। अब यहां से अगर यहां पहुंचोगे तो लेंथ वाला वेक्टर ये हो गया, फिर यहां से यहां पहुंचोगे लेंथ वाला वेक्टर ये हो गया, सिमिलरली कंटिन्यू। यहां पर एक क्वेश्चन आया जो कि आपको परेशान कर सकता है, बीओ सावर्स लॉ में लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन कैसे डिसाइड होती है, अलोंग द करंट। एंड ऑलवेज कीप इन माइंड कि ये कंसीडर्ड हैं, ये एज्यूम किए हुए वेक्टर्स हैं। जिन लोगों ने इनको एज्यूम किया तो पाया कि ऐसा कर देने से फिजिक्स की जो बहुत टिपिकल कैलकुलेशन थी वो क्या हो जाती है, आसान। तो एक तो आपको एम्पियर सर्किटल लॉ में सेकंड नंबर का पॉइंट ये पता होना चाहिए। दूसरे के बाद तीसरा जरा देखिए, ध्यान देना, ये क्लोज इंटीग्रल का साइन लगाया, यहां पर हमने लिखा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी जो भी आप लेना चाहो, और यहां पे डॉट लगा दिया और यहां लिखा डीएल। यानी सेकंड वाला ब्रैकेट भरने की परमिशन तुम्हें नहीं है, ऑलरेडी भरा हुआ है कि इस वाले ब्रैकेट में क्या आने वाला, डीएल लेंथ एलिमेंट। इसके पहले कोई भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इसको अगर लिख के आपके सामने लाया जाए तो इसको पढ़ा जाता है लाइन इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वीपीक्यू, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आप जरा इसको पढ़िए भाई, v डॉट डीएल, तुम केवल एक ही बात पूछ सकते हो कि सर यहां पे v का मतलब क्या है, हमने कहा वेलोसिटी। तो अब आप इसको कैसे पढ़ोगे, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी। क्लियर ये बात। ऐसे ही हमने एक बार और अप्रोच बनाई, p डॉट डीएल। आपने पूछा ये p क्या है, पावर तो नहीं हो सकता, पावर हो सकता है ना, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, चलो मोमेंटम ही है। तो मोमेंटम के लिए आ गए तो आप इसको क्या पढ़ोगे, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मोमेंटम। और 1 2 3 और ये रहा फोर्थ नंबर पॉइंट। एम्पियर सर्किटल लॉ के पहले जो तैयारी होनी चाहिए, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। 4 नंबर पॉइंट जरा देखिएगा, थ्रेडिंग करेंट्स क्या होती है। थ्रेडिंग करेंट्स, तो पहले डायग्राम बना के समझो कि थ्रेडिंग करेंट्स क्या है। कोई लूप है, मान लीजिए ये लूप है, और एक करंट आती है, इस लूप को थ्रेड करते हुए चली जाती है। सपोज कर लेते हैं इसका नाम I1 है,
एक करंट आती है, इसको थ्रेड करते हुए चली जाती है, इसका नाम I2 है। तो जो करंट किसी लूप के साथ थ्रेडिंग कर रही हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेडिंग करंट्स। ठीक है, अब थ्रेडिंग करंट्स की जो साइन होती है प्लस होती है और माइनस होती है। यहाँ पे इस जगह पर I1 थ्रेडिंग करंट है, I2 भी थ्रेडिंग करंट है और I3 भी थ्रेडिंग करंट है। लूप को सिलते हुए निकलेंगी बाहर, ठीक है ना, लूप को सिलते हुए बाहर निकलेंगी। लेकिन एक करंट यहां पर जो है और बनाते हैं, ये I4 है, ये थ्रेडिंग करंट नहीं है। जो लूप को थ्रेड करते हुए आए या जाए या दोनों काम करे उसका नाम है थ्रेडिंग करंट्स। तो थ्रेडिंग करंट्स की डायरेक्शन प्लस भी होती है माइनस भी होती है। हाउ वी डिसाइड इट? तो अब जैसे I1 यहाँ पे थ्रेडिंग करंट है, I3 यहाँ पर थ्रेडिंग करंट है और I2 यहाँ पे थ्रेडिंग करंट है, I4 नहीं है, हटाओ इसको। तो I1 अगर थ्रेडिंग करंट है तो कैसा साइन होगा? प्लस होगा या माइनस होगा? इसको डिसाइड कैसे करते हैं? आप लूप में कैसे घूम रहे हैं डिसाइड कर लो, उसके अलोंग अपनी फिंगर को मोड़ दो, कर्ल कर लो, और फिर जो थंब है वो थंब आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन थ्रेडिंग करंट्स को बताएगा। आज सुनिएगा, नेक्स्ट वाली क्लास में इसको लिखाएंगे भी। जैसे ये लूप है, सारे के सारे बॉयज इस लूप में ऐसे मूव कर रहे हैं। सोच लिया उन्होंने लूप में हमको ऐसे ही घूमना है, तो ऑल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड शुड बी कर्ल अलोंग योर मूवमेंट। तो जैसे मैंने आप जैसे जैसे लूप में जा रहे थे, हमने अपनी फिंगर्स को उसके अकॉर्डिंग मोड़ा, अंगूठा नीचे गया। नाउ दिस अंगूठा इज पॉजिटिव वाली थ्रेडिंग करंट्स। तो मेरे अंगूठे के साथ कौन है? I1 और I3। I1 भी पॉजिटिव और I3 भी क्या है? तो I2 क्या होगा? नेगेटिव। गर्ल्स ने कहा कि इस लूप में ऐसे मूव करना है, लाइक दिस। तो अगेन वी कर्ल द फिंगर्स अलोंग योर मूवमेंट। तो हमने लूप के साथ आपके घूमने के साथ में अब अंगूठा ऊपर गया। नाउ दिस थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाली थ्रेडिंग करंट्स। तो गर्ल्स के अकॉर्डिंग जो थ्रेडिंग करंट्स है वो कौन होगी? I2। तो I2 आपकी पॉजिटिव होगी, तो I1 I3 कैसे होगी? नेगेटिव। ठीक है ना, क्लियर ये बात? अब यहां पर अब देखो, यहां पर हमें फिंगर्स की कर्लिंग करनी है, किसके अलोंग? अलोंग योर मूवमेंट। दिमाग में रखो, या तो क्लॉकवाइज या फिर दो ही बातें होंगी। तो जो थंब के साथ वाली करंट है वो थ्रेडिंग करंट्स पॉजिटिव होंगी, बाकी जो रह जाएंगी वो नेगेटिव रहेंगी। क्लियर है बात? नोट करिए ये बेसिक्स एम्पियर सर्किट ला के। थ्रेडिंग करंट्स के बारे में दो लाइनें अगर लिखनी हो तो क्या लिख सकते हैं? थ्रेडिंग करंट्स, these are electric currents which always passes through एम्पीरियन लूप। यार जैसे गॉसियन सरफेस होता था ना, ऐसे ही एम्पीरियन लूप होता है। तो थ्रेडिंग करंट्स की कहानी का इस्तेमाल करते हुए जब तुम कोई लूप कंसीडर करते हो तो उसको एम्पीरियन लूप कहा जाता है। तो ऐसी इलेक्ट्रिक करंट्स जो एम्पीरियन लूप से पास होती हैं उनको थ्रेडिंग करंट्स कहा जाता है। नेक्स्ट वाली क्लास में आपको बताएंगे कि हाउ वी डिसाइड डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाली थ्रेडिंग करंट्स। तो नेगेटिव अपने आप आ जाएगा। बता तो आज भी चुका हूं, लेकिन लिखाने वाला काम रह गया। आप लूप में मूव करिए, अपनी फिंगर को उसी के अलोंग मोड़ दीजिए। थंब की डायरेक्शन में जो करंट्स होती हैं वो पॉजिटिव वाली थ्रेडिंग करंट्स होती हैं, जो रह गई वो नेगेटिव वाली।